हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन क्या होते हैं। दो विभिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दो विभिन्न व्यंजन के परस्पर मेल से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हमारे संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से चार होते हैं। हमारे कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे क्या होते हैं? चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, हमारे ये छ, देखिए छ, ठीक है, त्र, ज्ञ और श्र। श्र ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब तो छ किससे मिलके बना है? तो छ जो हमारा क और श, श्र, ठीक है, षटकोण वाला जो श होता है इससे मिलकर बना है, तो इसे क्या बोलते हैं? छ। ठीक है, जैसे यक्ष, दक्ष, ठीक है, यक्ष और दक्ष और तक्ष, तो ये छ। तो छ किससे बना होता है? क और श। ठीक है, इससे क्या बनता है? छ। ठीक है, दो व्यंजन परस्पर मिल गए तो इससे क्या, दोनों जब दो परस्पर व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनता है? जब दो विभिन्न अलग अलग व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब अगला चलते हैं त्र। तो त्र किससे बना है? त और र से। ठीक है, त्र किससे बना है? त और र से। जैसे पत्र, जैसे हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे प त र, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो जब दो व्यंजन मिलकर एक अलग संयुक्त व्यंजन बनाते हैं उसे त्र कहते हैं। पत्र, मित्र, चित्र। ठीक, चलिए अगला देखते हैं ज और इयो। ज और इयो मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। ठीक है, ज और इयो मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। तो हमारा क्या होगा? यज्ञ, ज्ञान और विज्ञान। ज और इयो मिलकर ज्ञ बनता है। ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, देखिए स और र मिलके क्या बनता है? श्र। स और र मिलके क्या बनता है? श्र। श्रम, श्रमिक, विश्राम। ठीक है, फिर से देखते हैं, जब दो व्यंजन परस्पर में जब दो विभिन्न व्यंजन परस्पर मेल से बने व्यंजन क्या होते हैं? दो विभिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजन जब परस्पर मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है? तो हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है? चार है। ठीक है, हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है? चार। ठीक है, क और श मिलके छ बना, त र मिलके त्र बना, ज और य मिलके ज्ञ बना, स और र मिलके श्र बना। चलिए, ठीक है, संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? पहला व्यंजन जो होता है स्वर रहित होता है, पहला व्यंजन जो होता है स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित, मतलब पहले व्यंजन में स्वर की सहायता नहीं होती है और दूसरे व्यंजन में स्वर की सहायता होती है। ठीक है, अगला है हमारा द्वितीय व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही दूसरे व्यंजन से मिलता है, मतलब एक व्यंजन जो होता है आधा होता है, फिर उसका उसी व्यंजन का दूसरा रूप पूरा होता है। ठीक है, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क और क। ठीक है, क और क, तो क्या कक, तो जैसे पक्का। ठीक है, पक्का, छक्का, कक्का। ठीक, च और च। ठीक है, एक आधा है और दूसरा पूरा है, तो यह कच्चा बच्चा। जब ज और ज तो जच, तो जैसे छज्जा, मज्जा। ठीक है, अगला है ट, ट, टट, तो कट्टा। क्या हो गया हमारा? कट्टा, सट्टा, छत्ता, सत्ता। ठीक है, न, तो छिन्न भिन्न, मतलब कि जब
एक व्यंजन अपने ही दूसरे व्यंजन से मिलता है, मतलब एक पहला जो व्यंजन होता है वे आधा होता है और अपने ही दूसरे व्यंजन में पूरा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, पहला व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन क्या होता है, स्वर सहित होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, पहला इसमें होता है पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो हम लोग देखिए, जब दो भिन्न व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन अपने ही दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमारा है अल्पप्राण और महाप्राण। हमारा है कि अल्पप्राण और महाप्राण हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है, वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है, मात्रा कम होती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो वे क्या अल्प व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का क्या, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, जैसे हमारा क वर्ग हो गया, ठीक है, क ख ग अंग होता है। ठीक है, तो क ख ग अंग में एक छोड़कर एक, जैसे क है, क के बाद हम क्या किए, क के बाद हम क्या किए, ख को छोड़ दिए, फिर ग हो गया, घ को छोड़ दिए, ठीक है, फिर घ को छोड़ दिए, उसके बाद हमारा क्या हो गया, अ। तो क्या हो गया, क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क है, तीसरा वर्ण क्या है, ग है, पांचवा वर्ण क्या है, अड़ है। ठीक है, तो प्रत्येक क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, ये अल्प व्यंजन है। क्या है, अल्प व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन है। तो और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा होती है उसे अल्प व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग का क्या हो गया, क ग अड़, च वर्ग का च ज य, ट वर्ग का ट ड न, त वर्ग का त द न, प वर्ग का प ब म। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए हम आगे चलते हैं कि महाप्राण व्यंजन। हम महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कितनी होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, मतलब वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, वे क्या है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा मतलब 24, याद रखिए, दूसरा और चौथा 24, मतलब कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क वर्ग का दूसरा व्यंजन, क वर्ग का चौथा वर्ण घ, ट वर्ग का दूसरा वर्ण छ और चौथा वर्ण झ, ट वर्ग का दूसरा व्यंजन ड ट और च वर्ग का दूसरा वर्ण ढ। ठीक है, त वर्ग का दूसरा व्यंजन थ और चौथा वर्ण ध, प वर्ग का दूसरा फ और प वर्ग का चौथा भ। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि महाप्राण और अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन से जिसे वायु के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है, और महाप्राण व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें वायु की अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, और देखिए हमारे ये अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है और हमारे महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो हमारे महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई,
कितनी होगी हमारे, इसमें कितने हमारे 15, कितने हो गए हमारे अल्पप्राण व्यंजन, कितने हो गए, तो हमारे अल्पप्राण व्यंजन कितने हो गए 15, टोटल कितने हमारे अल्पप्राण व्यंजन 15 हो गए। ठीक है, हमारे अल्पप्राण व्यंजन कितने हैं, तो 15 हो गए। ठीक है, अब हमारे महाप्राण व्यंजन कितने हैं, तो हमारे महाप्राण व्यंजन कितने हैं, हमारे महाप्राण व्यंजन कितने हैं, तो हमारे टोटल महाप्राण व्यंजन क्या है 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल मिला के कितने हो गए, तो इस प्रकार हमारे टोटल मिला के 25 हो गए, अल्पप्राण और महाप्राण मिला के टोटल 25 हो गए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि हम लोग अब पढ़ेंगे घोष और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो घोष वर्ण के उच्चारण में क्या है, घोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। घोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, जबकि अघोष वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है। घोष वर्ण में कंपन उत्पन्न होता है, अघोष वर्ण में क्या होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5 मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, और सभी स्वर क्या है, सभी स्वर य, र, ल, व, ह, हमारा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का ह, ये क्या है हमारा घोष हो जाता है ना। और जबकि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे मतलब 12, आप घोष में रख लीजिए 345 याद कर लीजिए, और हमारा अघोष में क्या, हमारा अघोष में क्या हो गया, पहला और दूसरा तो 12। ठीक है, 345 तो हो गया हमारा घोष और 12 क्या हो गया हमारा अघोष। और इसमें क्या हो गए हमारे घोष में हो जाएंगे सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन का ह, और इसमें हमारे सभी क्या हो जाएंगे, इसमें अघोष में हमारे उष्ण व्यंजन। तो ये हमारे क्या हो गए सघोष और अघोष हो गए। तो घोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं उत्पन्न होता, अघोष के उच्चारण में हमारा क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग देखते हैं घोष या सघोष, एक ही चीज होता है, घोष कहिए या सघोष कहिए। जिन वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है या नाद उत्पन्न होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है या नाद उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे घोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है उसे हम घोष कहते हैं, या नाद उत्पन्न होता है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े 345 तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, 345 तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा, ये हमारा घोष हो गया। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, घोष वर्ण की हमारी संख्या है 13। ठीक है, घोष वर्ण की संख्या हमारी कितनी है 13, है ना। और इसमें क्या है, सभी स्वर, ये हमारे कितने हो गए टोटल, आपका हो गया टोटल ये 31। ठीक है, टोटल कितना हो गया हमारा 31 हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें तो और सभी वर्ण सभी स्वर। ठीक है, हमारे प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण और सभी स्वर और हमारा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और हमारे उष्ण व्यंजन का क्या हो गया ह। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, घोष हो जाता है। तो हमारे घोष वर्ण की संख्या कितनी होगी, हमारे घोष वर्ण की संख्या हो गई टोटल 31। ठीक, अब जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं उत्पन्न होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, यानी इसमें नाद उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें केवल श्वास का प्रयोग होता है, श्वास का ही प्रयोग होता है, वे क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रत्येक वर्ग के
प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं? अघोष कहलाते हैं, मतलब मेरा 12, ठीक है। जैसे क, ख, च, छ, ठीक है, ट, ठ, ठीक है, ट, ठ, त, थ, प, फ और उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में ह को छोड़ के ये हमारे क्या हो गए? अघोष वर्ण हो गए। तो इस प्रकार हमारे टोटल कितने अघोष वर्ण हो गए? 13, ठीक है। हमारे घोष वर्ण होते हैं 31, उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का, और य, र, ल, व ये हमारे सभी अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन का ह, ये कितने होंगे हमारे? 31। और अघोष में क्या होता है? अघोष वर्ण में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, और प्रत्येक वर्ग क्या हो गया? पहला और दूसरा, ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। और जो उष्म व्यंजन होते हैं ह को छोड़कर सभी उष्म व्यंजन ये क्या होते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। चलिए अगला चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।